Jai Hind aspirants, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैसे एस्पिरेंट्स जो 71st बीपीएससी का प्री का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, 71st बीपीएससी में अपेयर हुए थे और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उनके लिए जो समय है काफ़ी क्रूशियल है। यदि आपको लगता है कि आप कट ऑफ के आसपास हैं तो आई होप कि आप सभी मेंस की तैयारी में जुटे होंगे और यह जो मेंस एग्जामिनेशन होता है यही आपका जो मेरिट है वो डिसाइड करता है। तो इसीलिए वो एस्पिरेंट्स तो हमारे साथ जुड़े रह ही सकते हैं और साथ ही 72, 73, 74 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस सेशन में हमारे साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 72nd का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 73rd का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिस तरीके से बीपीएससी का पैटर्न चला आ रहा है उस तरीके से यदि एग्ज़ाम होता है आगामी वर्षों में तो आपके लिए ये जो सेशन है इम्पॉर्टेंट होगा। और जब आप 72nd की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप आई थिंक स्टार्ट कर चुके होंगे, क्योंकि ढेर सारे इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यदि आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करते हैं हमें तो उसके लिए भी मैं डेडिकेटेड बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स का मैं प्रॉपर वीडियो लाना स्टार्ट कर दूँगी। और आपको पता भी है कि अगर आप केवल प्री क्वालिफाई करके आप अच्छा मार्क्स गेन नहीं कर सकते। प्री तो क्वालिफाइंग पेपर है और उसके बेसिस पर बस आप मेंस का एग्जामिनेशन देते हैं, उससे कोई मेरिट वगैरह बनता नहीं है। तो आप जब तैयारी में जुटे हैं तो अभी का जो समय है वो मेंस प्लस प्री या फिर ऐसे कहें प्री प्लस मेंस का समय है। आपको अभी प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करनी है और इसी क्रम में आप यह भी पाएंगे कि जो क्वेश्चंस आप लिखना चाहेंगे, जैसे आप क्वेश्चन लिख लेंगे कि भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण क्या हैं और मृदा अपरदन के प्रकार व मृदा संरक्षण के उपायों पर चर्चा करें, तो आपको यहाँ से की पॉइंट्स खोजने में प्रॉब्लम होगा। और इन की पॉइंट्स को खोजने का जो सही समय है वो अभी ही है, जो 72, 73rd के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि 71st वाले के पास अभी इतना समय नहीं है कि वो इस बारे में सोचे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ढेर सारी तैयारियां कर रखी हैं। और जिन्होंने नहीं भी करा है तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अभी से तैयारी करने पर नहीं हो सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी और आई डोंट थिंक कि रिज़ल्ट क्या होगा। तो ये जो कीवर्ड्स, की पॉइंट्स निकालने होते हैं, ये की पॉइंट्स कैसे निकलते हैं आज की सेशन में हम यह भी समझेंगे और किस तरीके से यदि 8 मार्क्स में और 7 मार्क्स में, 8 मार्क्स में और 7 मार्क्स में यदि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसका आंसर राइटिंग हम किस तरीके से करते हैं इसके ऊपर भी हम सभी आज के सेशन में चर्चा करेंगे। किस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट होगा, किस तरीके से हम डायग्राम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली। हर क्वेश्चन में नहीं हो सकता है कि डायग्राम यूज हो। जैसे कि इससे पहले जब मैं मौर्य कला के ऊपर जो एक होलिस्टिक वीडियो जो है वो अपलोड की हूँ 33 और 4 मिनट का, तो उसमें आप देख पा रहे हो कि जितने भी डायमेंशंस है मौर्य कला के उन सारे डायमेंशंस पर चर्चा की गई है लगभग। और उस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ढेर सारे फ्लो चार्ट्स यूज किए गए हैं, डायग्राम्स यूज किए गए हैं। तो उस तरीके से जो भी फिगर वगैरह उसको यूज़ किया गया है ताकि आपका जो आंसर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। और जब तक आपका आंसर अट्रैक्टिव नहीं लगेगा तब तक जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाले कॉपी चेकर है, वो कैसे आपके आंसर को पढ़ करके आपको अच्छा मार्क्स देंगे। तो चलिए उन बातों को छोड़ करके आज हम चर्चा करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण क्या है, तो यहाँ से आप की पॉइंट्स क्या पता किए कि हमें भारत में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण को देखना है। किसको देखना है? कारण को देखना है और मृदा अपरदन के प्रकार को देखना है। क्या देखना है? मृदा अपरदन के प्रकार को देखना है और साथ ही इसके संरक्षण के उपाय को, मृदा संरक्षण के उपाय को। तो आप यहाँ से की पॉइंट्स निकाले कि एक तो कारण लिखना है, ठीक, एक क्या लिखना है? कारण लिखना है। दूसरा क्या लिखना है? प्रकार लिखना है, ओके। और तीसरा क्या लिखना है? संरक्षण के उपाय लिखना है। इस तरीके से आप यह देख पा रहे हैं कि कारण, प्रकार और उपाय, इन तीनों टॉपिक्स को मुख्य रूप से हमें 8 मार्क्स के लिए लिखना है। और 8 मार्क्स के लिए आंसर लिखने का सही मतलब यह है कि आप 120 से लेकर के 150 वर्ड्स तक लिखेंगे, ओके। आप 120 से लेकर के 150 शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे। हमने भूमिका, क्योंकि आपको पता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इंट्रो, ओके। इंट्रो के बाद हम लिखते हैं मेन बॉडी। क्या लिखते हैं?
मेन बॉडी, और मेन बॉडी लिखने के जस्ट बाद हम सबसे लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन। ओके, कंक्लूजन लिखते हैं सबसे लास्ट में। जो मेन बॉडी का पोर्शन होता है उसी में हम लिखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन का डिमांड है। जैसे इस क्वेश्चन में 3 डिमांड थे, एक था कारण, दूसरा है प्रकार और तीसरा है उपाय, मिनरल संरक्षण के उपाय। इन तीनों डिमांड्स को हम मेन बॉडी में लिखेंगे, ऊपर इंट्रो और लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इंट्रो और कंक्लूजन जो होगा वो इन्हीं मेन बॉडी के टॉपिक से रिलेटेड होगा। हमने आंसर लिखा कि मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह से मिट्टी हटाई जाती है। मतलब मिट्टी हटाने की जो प्रक्रिया है, पृथ्वी की सतह से मिट्टी हटाने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन बोलते हैं। यह पानी, बर्फ, हवा और गुरुत्वाकर्षण सहित कई कारकों के कारण हो सकता है। ऐसा हमने क्या लिखा? भूमिका में लिखा। इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है 2 लाइन कि मृदा अपरदन के मुख्य कारण। हमें क्या लिखना था? भूमिका तो हमने लिख लिया, अब हमें कारण लिखना था। क्या लिखना था? कारण लिखना। में हम यह देखेंगे कि मृदा अपरदन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। मुख्य कारणों की यदि चर्चा करें तो मुख्य कारण है अनियोजित कृषि पद्धतियाँ। क्या है? अनियोजित कृषि पद्धतियाँ, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, शहरीकरण, औद्योगिक गतिविधियाँ और अनुचित सिंचाई जो है वो मृदा अपरदन के प्रमुख कारण हैं। अब ये कारण जो है आप इसमें शब्दों का चुनाव भी सही तरीके से करेंगे। ऐसा ना कि शब्द हम लिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम 8, 9, 10th के स्टूडेंट्स हैं और शब्दों का चुनाव उस तरीके से कर रहे हैं। आपको थोड़े से स्टैंडर्ड वर्ड चूज़ करने हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ अनियोजित कृषि पद्धतियाँ। ओके, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, शहरीकरण, औद्योगिक गतिविधियाँ और अनुचित सिंचाई जो है ये मृदा अपरदन के कुछ प्रमुख कारण हैं। अब इन्हीं कारणों को हमने क्या करा? एक फ्लो चार्ट में दिखाने का प्रयास करा। और अगर ये चार्ट अगर आप क्या है कि अगर आप इस क्लास में ना होते, अगर आप 7, 8, 9, 10th क्लास में होते तो आप इस तरीके से लिख लेते और छोड़ देते। लेकिन आपका आंसर अट्रैक्टिव कैसे लगेगा? जब आप इसको डायग्राम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से आप इसको दिखाने का प्रयास करेंगे। अब सेम थिंग यहाँ लिखा हुआ है, ये मैंने समझाने के लिए ऊपर लिखा था और यहाँ जो है वो चार्ट। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से किया हुआ है और इसमें ऐसा लिखा हुआ है मृदा अपरदन के प्रमुख कारण। क्या लिखा हुआ है? मृदा अपरदन के प्रमुख कारण। अब मृदा अपरदन के प्रमुख कारण में क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? अनियोजित कृषि पद्धतियाँ। क्या लिखा हुआ है? अनियोजित कृषि पद्धतियाँ। नंबर 2 में लिखा हुआ है वनों की कटाई। यही बात हमने ऊपर भी कहा था, वनों की कटाई। नंबर 3 में है शहरीकरण। ओके, इसके बाद है अत्यधिक चराई। ओके, और इसके बाद है औद्योगिक गतिविधियाँ, उद्योगों में जो गतिविधियाँ होती है वो भी मृदा अपरदन के कारण है। और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है अनुचित सिंचाई। ये जो कारण है, ये जो 6 कारण है, ये मृदा अपरदन के मुख्य कारण है। आप समझ पा रहे हैं मृदा अपरदन के मुख्य कारण? इस तरीके से हम डायग्राम में लिख देंगे। इस तरीके से लिखने पर क्या है कि जो कॉपी चेकर है वो आपको अच्छा मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, और अगर आपको 3 मार्क्स देने वाले थे तो हो सकता है वो 4 मार्क्स आपको दे दे, 4.5 मार्क्स दे दे। इस तरीके से आपका मार्क्स जो है वो इंक्रीज होगा। और मेंस का 0.5 मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद लिखा हुआ है मृदा अपरदन के प्रकार, क्योंकि आप देख रहे थे कि सबसे पहले कारण पूछ रहा था, फिर प्रकार पूछ रहा था और फिर संरक्षण के उपायों की चर्चा थी। फिर क्या था? मृदा संरक्षण के जो उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं उसके बारे में लिखना था। और आपको वर्ड्स कितने यूज करने हैं? 120 वर्ड्स यूज करने हैं। 120 वर्ड्स में आप काफ़ी संक्षिप्त में लिखेंगे। तो मृदा अपरदन के जो प्रकार हैं उसको भी हमने ऐसे ही लिख लिया ताकि हमारा टाइम सेव हो और बाकी आंसर्स को भी हम लिख पाएँ। मृदा संरक्षण के प्रकार में लिखा हमने जल अपरदन। क्या है? जल अपरदन। बारिश के पानी के कारण भी मृदा अपरदन होता है, इसको हमने देख रखा था। इसके बाद है रासायनिक अपरदन। अब इसमें देख पा रहे हैं कि अम्लीय वर्षा का होना या कीटनाशक के कारण भी क्या होता है? अम्लीय वर्षा और कीटनाशक के कारण भी मृदा अपरदन होता है। इसके बाद में हमने लिखा है वायु अपरदन। और वायु अपरदन में वायु के कारण शुष्क क्षेत्रों में भी मृदा अपरदन होते हैं। ओके, इस तरीके से हमने इसको लिखा। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण के उपाय, क्योंकि लास्ट टॉपिक भी हमारा यही था कि मृदा संरक्षण के उपाय लिखना है। इसमें हमारे द्वारा लिखा गया है कि मृदा संरक्षण के जो उपाय हैं वो है मृदा क्षरण को कम करने के लिए अस्थायी भूमि प्रबंधन विधियों को लागू करने की आवश्यकता है, जिसमें कटाव नियंत्रण, उचित मृदा संरक्षण, तकनीक उर्वरकों का उचित उपयोग इत्यादि
के प्रयास और मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता फैला करके, शिक्षा को बढ़ावा दे करके भी हम इसका बचा सकते हैं। ओके, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे मृदा संरक्षण के उपाय को, इन्हीं उपायों को हमने क्या करा है, एक डायग्राम के माध्यम से यूज करा है। ओके, क्या है मृदा संरक्षण के उपाय में क्या लिखा हुआ है, सीधी वार खेती करेंगे तो मृदा संरक्षित होगा, मेड़बंदी, लवणता को कम करके, उचित सिंचाई तकनीक का उपयोग करके, अभियांत्रिकी उपाय से, जैविक खेती करके, वनीकरण से, समोच्च जोताई से और वनस्पति आवरण से हम क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण को कर सकते हैं। इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करेंगे। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे कि ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में निष्कर्ष है, और निष्कर्ष से पहले ये जो है, यही जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को हमने लिख दिया है। इसके अतिरिक्त मृदा संरक्षण के उपाय संरक्षण कृषि, सीढ़ीदार जुताई, पुनर्वनीकरण, कृषि वानिकी, टिकाऊ भूमि प्रबंधन इत्यादि है। मिट्टी की प्राकृतिक स्थिति में परिवर्तन को कम करने वाली संरक्षण जुताई तकनीकों का अभ्यास करने से मिट्टी के क्षरण को रोकने में मदद मिलती है, और मिट्टी का क्षरण एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमने थोड़ा सा निष्कर्ष लिखा, और निष्कर्ष में हमने क्या लिखा है, निष्कर्ष में हमने यह लिखा है कि मृदा संरक्षण एक गंभीर समस्या है। आप सभी जानते हैं कि मृदा संरक्षण जो है वो क्या है, एक गंभीर समस्या है। ओके, और जो भारत की कृषि और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। इन समस्याओं को कम करने के लिए हमें मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाना होगा और अनियोजित कृषि पद्धतियों को त्यागना होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिखा है, भूमिका। ओके, भूमिका के बाद जो मुख्य पार्ट है, मुख्य बॉडी में हमने लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है हमने, कारण। फिर क्या पूछ रहा था, प्रकार। प्रकार के बाद क्या पूछ रहा था, उपाय। और इन तीनों को लिखने के बाद हमने लास्ट में क्या लिखा, निष्कर्ष। इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो पूर्ण होता है। ओके, इस तरीके से हमारा पूरा आंसर कंप्लीट होता है। और इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो हो सकता है कि हमें 4-5 मार्क्स मिल जाए। और आपको बीपीएससी में क्वालिफाई करने के लिए, मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको सारे आंसर्स अच्छे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या है कि यदि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें से 15 क्वेश्चंस भी आप ऐसे लिख देते हैं इसमें आपको आधे से कुछ ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है, और बाकी 4-5 क्वेश्चंस जो है वो क्या करेंगे कि आप जो अच्छे आंसर कहे जाएंगे उस तरीके के लिख देंगे, और बाकी जो आपका आंसर है वो नॉर्मल भी होगा, फिर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी लिख करके अपने सिलेक्शन रेट को बढ़ा सकते हैं। और आज की सेशन में हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक्स के साथ। और यह जो हमारा सेशन था वो डे 3 था, क्या था, डे 3। नेक्स्ट जो सेशन आएगा वो डे 4 का होगा, और डे 4 में हम सभी नेक्स्ट टॉपिक को लिखने का प्रयास करेंगे। और यह जो सेशन है डे 25 तक चलेगा। 25 दिनों का यह सेशन चलेगा, जिसमें आप यह समझ पाएंगे, जिसमें आपको लिखने की कला जो है वो विकसित हो जाएगी, और आप यह समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।